नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो पिछले कुछ समय से निफ्टी 50 में वन साइडेड मोमेंटम देखने को मिला है, लेकिन इस मोमेंटम के बीच में कहीं क्या कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है? मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि निफ्टी 50 में जो अगली रैली आने वाली है उसमें ये सभी स्टॉक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। जो भी स्टॉक्स इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें टेक्निकल्स का इंपॉर्टेंट रोल तो नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी स्टॉक्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे वो पिछले 2-3 सालों से कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है और इसमें से सारी कंपनीज एक लार्ज कैप कंपनी है। ये वीडियो कोई टिप्स नहीं होने वाली है कि आप इस स्टॉक में बाइंग कर लो, आप उस स्टॉक में बाइंग कर लो। मैं यहाँ पर प्रॉपर रीजन बताऊंगा क्या इनके बिजनेस में अच्छा हो रहा है, कैसे इनके बिजनेस इंप्रूव कर रही है और इस वजह से इनके नंबर्स और टेक्निकल्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। एंड फाइनली ये सभी स्टॉक आने वाले 1 सालों में एक अच्छी रिटर्न जनरेट कर सकती है। आप लोग चाहें तो इन सभी स्टॉक्स को लंबी अवधि के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। इस लिस्ट का सबसे पहला स्टॉक टीसीएस पिछले 2 सालों से एक रेंज बॉन्ड के अंदर ही है। जब हम लोग कंपनी का ओवरऑल 1 साल का नंबर देखते हैं तो ना ही कंपनी के सेल्स में प्रॉब्लम है और ना ही कंपनी के नेट प्रॉफिट में, लेकिन इसके बावजूद भी स्टॉक प्राइस पिछले 2 सालों से नहीं चल रहा है। मैं आपकी बातों से एग्री करता हूं कि कंपनी के नंबर पिछले कुछ क्वार्टर से अच्छे नहीं आ रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपैरिजन करते हैं तो नंबर में तो इम्प्रूवमेंट है। तो इसके बाद भी स्टॉक प्राइस नहीं चल रही है तो फिलहाल कंपनी टाइम करेक्शन कर रही है। लार्ज कैप कंपनी की यही खूबसूरती होती है, इसमें जनरली प्राइस करेक्शन ना के बराबर होता है। और जहां तक बिजनेस की बात रह गई तो इजराइल वॉर की वजह से आईटी कंपनीज को ऐसा कोई मेजर लॉस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आईटी कंपनी का 80-90% बिजनेस यूएसए और यूके में होता है। आईटी कंपनी को तब नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा जब यूएसए या फिर यूके डायरेक्टली इजराइल वॉर में कूद जाते हैं। तो पहली अपॉर्चुनिटी टीसीएस में बन रही है। देन अगली कंपनी कोटक महिंद्रा बैंक। इसने पिछले 1 सालों में लगभग 1.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में से 2.5 साल का वक्त सिर्फ टाइम करेक्शन का देखने को मिलता है। लेकिन जब कंपनी के रेवेन्यू को देखते हैं तो पिछले 2 सालों से कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ तो हो रही है और कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। तो ये ग्रोथ कंपनी के स्टॉक प्राइस में कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। और अगर कंपनी के एनपीए को भी देखते हैं तो इसमें भी कंपनी के एनपीए में कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो कोटक महिंद्रा में भी सिर्फ और सिर्फ टाइम करेक्शन हो रहा है। देन अगली कंपनी एशियन पेंट, जो लगभग पिछले 1.5 सालों से नहीं चल रही है। पेंट बिजनेस की बात कर लें तो पेंट बिजनेस डायरेक्टली क्रूड ऑयल के प्राइस से कनेक्टेड है। जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जाएगा तो कंपनी का शेयर प्राइस नीचे जाता है। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि पिछले कुछ टाइम से क्रूड ऑयल में कितना ज़्यादा प्रेशर था, लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी के नंबर्स को देखते हैं तो कंपनी का शेयर्स ऑल टाइम हाई पर है। देन कंपनी का प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई पर ही है। पिछले साल की तुलना में भी इस साल की प्रॉफिट जंप लगभग 1000 करोड़ की है, लेकिन इसके बावजूद भी स्टॉक प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। तो इससे ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी क्या ही हो सकती है। ऐसी कंपनी में बाई ऑन डिप्स करने का मौका बहुत ही कम मिलता है। जब भी कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो स्टॉक कंसोलिडेट कर जाता है। ऐसी कंपनीज में अपॉर्चुनिटी तभी होती है जब स्टॉक कंसोलिडेशन में होता है। देन अगली कंपनी एचडीएफसी बैंक। ये कंपनी भी पिछले 2.5-3 सालों से एक ही फेज में है। अगर आप लोग ब्लू चिप कंपनी में बाई ऑन डिप्स का मौका खोजते हो तो शायद आप लोग गलत कंपनी में गलत उम्मीद लगाकर बैठे हैं, क्योंकि ब्लू चिप कंपनी बेवजह कभी भी नहीं गिरती। कंपनी की नंबर्स की बात कर लें तो कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल की तुलना में 35,000 करोड़ की जंप आई है। इस कंपनी का रेवेन्यू जंप इतना ज़्यादा है जितना एक मिड कैप कंपनी का मार्केट कैप होता है। तो कंपनी के रेवेन्यू में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी के पिछले साल की तुलना में ओपीएम में भी ग्रोथ आई है और नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। आप खुद सोचो, जब निफ्टी 50 में अगली रैली आएगी तो ये सभी कंपनीज क्यों पार्टिसिपेट नहीं करेगी। फिलहाल जो ऑटो सेक्टर में इतनी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है, उस टाइम में पूरे ऑटो सेक्टर का ही वैल्यूएशन काफ़ी ऊपर चला जाएगा। फिर उसके बाद ऑटो सेक्टर से पैसे निकाले जाएंगे और वो पैसे उन सभी कंपनीज में आएंगे जो कि अंडर वैल्यूड हैं। फिलहाल सबसे ज़्यादा अंडर वैल्यूड बैंकिंग और आईटी सेक्टर ही है, क्योंकि ये सभी कंपनीज में प्रॉफिट ग्रोथ तो हो रही है लेकिन स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जा रही है। तो इस वजह से कंपनी का वैल्यूएशन धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो इसीलिए जब निफ्टी 50 में अगली रैली आएगी तो उस रैली के पीछे कहीं ना कहीं ये सभी स्टॉक्स का ही हाथ रहेगा।
कोटक महिंद्रा और HDFC बैंक थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन थोड़ा तेज चलने वाली स्टॉक चाहिए तो आप लोग ICICI बैंक को भी अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। फिलहाल कंपनी पिछले 1 साल के पुरानी प्राइस पर घूम रही है। ICICI बैंक पिछले 5 सालों में 200% का रिटर्न दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये स्टॉक मुझे पर्सनली अंडर वैल्यूड लगती है। इस कंपनी का करेंट प्राइस 1100-1200 के आसपास होना चाहिए। देन अगली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री। ये कंपनी भी पिछले 2 सालों से एक ही फेज के अंदर है। कंपनी की बिजनेस की बात कर ले तो कंपनी फ्यूचर के लिए ग्रीन एनर्जी में भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है और बाकी सभी रिलायंस की सब्सिडरी उसमें भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। पिछले साल की तुलना में कंपनी की सेल्स में भी ग्रोथ है। कंपनी का OPM भी कंसिस्टेंट है। देन कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी ऑल टाइम हाई पर है। ओवरऑल मैं यही बताना चाहता हूँ, ये सभी कंपनीज के बिजनेस में कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस कंपनी का थोड़ा सा वक्त खराब चल रहा है। मैंने इस वीडियो में मल्टीपल सेक्टर से स्टॉक उठाया है जहां पर अगले 1 सालों में रैली आने की हाई पॉसिबिलिटी है। अगर आप लोग चाहें तो इस पर प्रॉपर स्टडी कर ये सभी स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए भी सोच सकते हैं। इसमें सारे के सारे स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के बेसिस पर अंडर वैल्यूड कैटेगरी में हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।